नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में एरोमेटिक ईथर के बारे में जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, एरोमेटिक ईथर क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने के कौन कौन से तरीके हैं और फिर इसका अलग अलग गुण क्या है। यहाँ कहता है एरोमेटिक ईथर, यहाँ दो शब्द है, एक है एरोमेटिक और दूसरा है ईथर। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो ईथर होता है वो सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ रहता है, वो एरोमेटिक ईथर कहलाता है। इससे पहले हम लोग सभी एलिफैटिक ईथर के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बनाने की विधि, उसका क्लासिफिकेशन। और एलिफैटिक ईथर के बाद एक टर्म आता है एरोमेटिक ईथर, चूँकि ये भी एक ईथर ही है। अब ये जो क्लास है इस चैप्टर का एक तरह से लास्ट क्लास है, यानी कि हम लोग अल्कोहल पढ़ चुके हैं, फिनॉल पढ़ चुके हैं और ईथर पढ़ चुके हैं, और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो एरोमेटिक ईथर है। इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो यहाँ कहता है ये एरोमेटिक ईथर ये क्या है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो एरोमेटिक ईथर है वो एरोमेटिक रिंग से अगर फंक्शनल ग्रुप ये जुड़ा रहता है ईथर, तो एरोमेटिक ईथर ये कहलाता है। यहाँ आर के जगह पर फिनाइल ग्रुप भी हो जाएगा और एराइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये एरोमेटिक ईथर है, यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें सीधे एरोमेटिक रिंग से फंक्शनल ग्रुप ईथर जुड़ा हुआ रहता है, एरोमेटिक ईथर कहलाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये आपको एनिसोल कहलाता है। इस कंपाउंड को मिथॉक्सीबेंजीन कहते हैं, जिसको एनिसोल कहा जाता है। ये एक एरोमेटिक ईथर है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा में हम ले सकते हैं, यहाँ ये हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। ये भी एक एरोमेटिक ईथर है। फिर यहाँ तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा डाई फिनाइल ईथर हो जाएगा। तो ये सभी के सभी जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक ईथर है। तो क्या है, ये एक एरोमेटिक रिंग है जो बेंजीन और इसके जो डेराइवेटिव होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो अगर जो फंक्शनल ग्रुप ईथर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ रहता है तो वो एरोमेटिक ईथर कहलाता है। इस प्रकार से डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which functional group यानी कि ये ईथर is linked with aromatic ring, that is called एरोमेटिक ईथर। यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह O यानी कि ईथर वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ रहता है, वो एरोमेटिक ईथर कहलाता है। जैसे कि ये एरोमेटिक ईथर हो गया। ये जो फंक्शनल ग्रुप ईथर है इसमें दोनों बॉन्ड इसके या तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा या फिर फिनाइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा। तो इसमें कम से कम एक जो एल्काइल ग्रुप है वो फिनाइल मूलक से जुड़ा रहेगा। इस तरह से वो एरोमेटिक ईथर होगा। अगर दोनों तरफ हम एल्काइल ग्रुप डालते हैं तो वो एलिफैटिक हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हम ले सकते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो एनिसोल कहलाता है। मिथॉक्सीबेंजीन को एनिसोल के नाम से जाना जाता है, जो एरोमेटिक ईथर का एक प्रमुख कंपाउंड है। फिर यहाँ पर इथाइल ग्रुप अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा, यह भी एक एरोमेटिक ईथर है। दोनों पर अगर हम फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं तो हो जाएगा डाई फिनाइल ईथर होगा। ये सभी के सभी आपको एरोमेटिक ईथर है। तो फिर अब यहाँ एरोमेटिक ईथर को बनाया कैसे जाता है, इसके बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं इसमें, अब हम लोग फिर इसके बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद इसका कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हैं इस पर चलेंगे। यहाँ है
मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर, यानी एरोमेटिक ईथर की बनाने की विधि। विलियमसन सिंथेसिस। इसके बनाने की विलियमसन सिंथेसिस, ये ईथर बनाने का एक प्रमुख विधि है, और चूंकि विलियमसन नाम के वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम कराया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस, जो हम लोग पिछले एलिफैटिक ईथर में भी पढ़े थे, जस्ट इससे पिछले वाले क्लास में। तो ये विलियमसन सिंथेसिस क्या कहलाता है? ये यहाँ जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और फिर सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब एल्काइल हैलाइड से करते हैं तो हमें एरोमेटिक ईथर प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें करते क्या हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये ONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम यहाँ एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ एरोमेटिक ईथर प्राप्त होता है, और यहाँ Na एक समय प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन ये 2 स्टेप में जाता है। इस सिंथेसिस को ही विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। जब फिनॉल का अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और फिर सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से करते हैं तो यहाँ एरोमेटिक ईथर प्राप्त होता है। यही एरोमेटिक ईथर है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरोमेटिक ईथर। अब इसको समझते हैं। ये फिनॉल है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ OH और यहाँ का हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और यहाँ पर Na आकर के जुट जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ आपको Na चला आता है, और यहाँ OR यहाँ पर रह जाता है, एरोमेटिक ईथर है। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के जगह पर यानी एल्काइल हैलाइड, यहाँ मिथाइल देते हैं तो यहाँ एनिसोल प्राप्त होगा, यहाँ इथाइल देते हैं तो यहाँ इथाइल फिनाइल ईथर प्राप्त होगा, और यहाँ अगर हम कोई फिनाइल ग्रुप देते हैं तो यहाँ डाईफिनाइल ईथर हमें प्राप्त होगा। तो ये मेन रिएक्शन है। इसको हम लिख सकते हैं कि जब फिनॉल का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और पुनः सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब यहाँ एल्काइल हैलाइड से करते हैं तो हमें एरोमेटिक ईथर प्राप्त होता है। तो ईथर बनाने की इस विधि को विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन हो गया, इसमें जो चाहेंगे बनाने के लिए वो बन सकता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ एनिसोल अगर हमको बनाना है तो वो मिथॉक्सी बेंजीन होता है, तो एल्काइल हैलाइड की जगह पर वहाँ हम क्या लेंगे, मिथाइल ग्रुप लेंगे। तो यहाँ जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो फिनॉल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ बन जाएगा आपको सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ H2O, और फिर यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ अगर हम मिथाइल क्लोराइड लेते हैं एल्काइल हैलाइड के जगह पर तो यहाँ हमें एनिसोल प्राप्त होता है, OCH3 और प्लस यहाँ NaCl। तो ये जो कंपाउंड बना ये एनिसोल कहलाता है। ये तो ये एनिसोल बनाने की विधि हो गया। यानी इस ग्रुप को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ कहीं एक जगह लिख सकते हैं। अगर कोई 2 जगह ग्रुप है तो वहाँ सोचना होता है कि ऑर्थो पोजीशन पर है कि पारा पोजीशन पर है कि कहाँ है वो। लेकिन यहाँ अगर एक ही ग्रुप है तो किसी पर हम दे सकते हैं, इसी को उलट करके हम कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ कहीं एक जगह दे सकते हैं। तो ये मिथॉक्सी बेंजीन है, जिसको हम मिथाइल फिनाइल है ना ईथर भी कह सकते हैं।
तो इसी को एनिसोल के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एनिसोल बनाने की विधि हो गया, ये एनिसोल एरोमेटिक ईथर का ये कंपाउंड है। और फिर इसके जगह पर यहाँ अगर हम इथाइल ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। फिर यहाँ पर अगर हम फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल ईथर हो जाएगा। तो फिर दूसरे केस में यहाँ देखते हैं, पहला स्टेप तो यही चलेगा। अगर हमको यहाँ पर कोई दूसरा कंपाउंड बनाना है तो यहाँ पर हम फिर उसको चेंज करेंगे। तो पहला ग्रुप यही रहेगा। और फिर यहाँ पर हमको लेना है, अगर ये फिनाइल क्लोराइड लेना है, यानी कि क्लोरोबेंजीन है, तो ये बन जाएगा आपको डाई फिनाइल ईथर, ये बन जाएगा। और प्लस यहाँ NaCl प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ डाई फिनाइल ईथर प्राप्त हो जाता है, इथाइल फिनाइल ईथर प्राप्त हो जाता है, और मिथाइल फिनाइल ईथर यानी कि एनिसोल प्राप्त हो जाता है। तो ये एरोमेटिक ईथर की बनाने की ये विधि है। अब हम लोग इसके यहाँ प्रॉपर्टी पर चलते हैं, इसके केमिकल रिएक्शन पर चलते हैं। ईथर जो होता है वो बहुत ही कम क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए बहुत रासायनिक अभिक्रिया को ये नहीं दर्शाता है। इसमें कुछ ही रासायनिक अभिक्रिया होता है, विशेष करके जो एलिफैटिक ईथर है उसमें। और ये जो एरोमेटिक ईथर है इसका नाइट्रेशन होता है, ब्रोमिनेशन होता है, और फिर इसमें एक फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है जो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। तो ये मेन रिएक्शन है, इस पर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक ईथर, यानी कि एरोमेटिक ईथर का गुण। तो विशेष करके इसमें हम लोग रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। तो एरोमेटिक ईथर में जो मेन कंपाउंड है वो एनिसोल कहलाता है। तो हम एनिसोल लेंगे तब, या फिर कोई अन्य लेंगे तब, रिएक्शन वही होगा, केवल उसमें ग्रुप चेंज करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनिसोल, यानी एनिसोल का रासायनिक अभिक्रिया। पहला यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब हो जाता है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, और सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल का मतलब हुआ कि जब एनिसोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पारा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है। यानी कि इसका जो भी रिएक्शन होगा वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि व्हेन एनिसोल इज treated with conc HNO3 in presence of conc H2SO4 ortho and para derivatives are obtained। तो ये जो एनिसोल का जो फार्मूला होता है इसी से स्टार्टिंग करेंगे इस रिएक्शन का। मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहा जाता है। इसकी अभिक्रिया हम यहाँ HNO3 से करते हैं, चूँकि इसका नाइट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ नाइट्रेशन का मतलब हुआ नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। तो ये जब भी होगा ये H2SO4 की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ आपको ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है, और फिर यहाँ पारा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है। अब यहाँ फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब रिएक्शन को हम लोग जानते हैं कि कैसे लिखा गया। ये एनिसोल है,
ये इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ। इसको हम OH और NO2 आसानी से लिख सकते हैं, HNO3 हो गया। तो यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ का हाइड्रोजन, एक वाटर मोलिकुल चला गया और ये NO2 ग्रुप यहाँ पर जुट जाता है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो है, तो ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल हो गया। फिर इसी के दूसरे मोलिकुल का, यानी कि 2 मोलिकुल ये भाग लेता है, तो इस कंपाउंड के दूसरे मोलिकुल का और फिर इसके दूसरे मोलिकुल का, तो इस कंपाउंड के दूसरे मोलिकुल का यहाँ का OH और इसके दूसरे मोलिकुल का यहाँ का हाइड्रोजन, फिर वाटर मोलिकुल निकल गया, यानी कि 2 वाटर मोलिकुल यहाँ निकल गया। तो फिर जो निकलता है तो ये NO2 ग्रुप यहाँ जुट जाता है, तो ये 2 मोलिकुल ये भी भाग ले रहा है और 2 मोलिकुल ये भी भाग ले रहा है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम और करके ये भी लिख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन ऐसे लिखते हैं, HNO3 लिखते हैं, तो ये 2 मोलिकुल यही भाग ले रहा है और 2 मोलिकुल यही भाग ले रहा है, तो कि यहाँ 2 रिंग है, तो इस तरह से ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। तो बेंजीन रिंग का अर्थात बेंजीन न्यूक्लियस का जो भी रिएक्शन होता है वो सभी के सभी इसी प्रकार का रिएक्शन होता है। इससे पहले भी हम लोग रिएक्शन यहाँ पढ़ चुके हैं रोमैटिक अल्कोहल में, फिर फिनॉल में। तो ये आपको रिएक्शन कहलाता है एनिसोल का नाइट्रेशन कहलाता है। एनिसोल के नाइट्रेशन का मतलब हुआ कि नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया, किसी भी चीज़ का जब नाइट्रेशन होता है तो इसका मतलब हो जाता है कि उस चीज़ का अभिक्रिया हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। तो जब एनिसोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड यानी कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और ये है पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो ये ऑर्थो पोजीशन कहलाता है और ये पारा है। अगर एक हम छोड़ देंगे तो ये मेटा पोजीशन कहलाता है। तो ये मेटा हो गया, फिर ये मेटा हो गया, फिर ये मेटा हो गया। तो 2 लगातार ऑर्थो होता है, एक छोड़ देंगे तो ये मेटा पोजीशन हुआ, अगर 2 छोड़ेंगे तो ये सामने सामने वाला पोजीशन हो जाता है, वो पारा हो जाता है। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल हो गया या पैरा नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा ये। तो ये नाइट्रेशन हुआ इसका। फिर अगर इसका हेलोजिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा, तो फिर इसी पोजीशन पर यहाँ ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। तो फिर यहाँ इसका दूसरा रिएक्शन पर चलते हैं जो कहलाता है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल का मतलब हो जाता है एनिसोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, जिसको हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। तो इसका दूसरा हो जाएगा ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। एनिसोल हुआ, ब्रोमीन के साथ जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो फिर वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसका ब्रोमीन एटम आ जाएगा और यहाँ पर HBr हो जाएगा। फिर इसको समझते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ब्रोमीन HBr चला गया एक मोलिकुल, जब यहाँ का हाइड्रोजन निकला तो एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया। फिर इसी के दूसरे मोलिकुल का यहाँ का हाइड्रोजन और इसके दूसरे मोलिकुल का यहाँ का ब्रोमीन फिर HBr चला गया, यानी कि 2 मोलिकुल यहाँ HBr चला जाता है। तो फिर यही ब्रोमीन यहाँ पर जुट जाता है, तो ये भी 2 मोलिकुल भाग लेता है और ये भी 2 मोलिकुल भाग लेता है। चूँकि यहाँ 2 ब्रोमीन और यहाँ 2 ब्रोमीन 4 ब्रोमीन हो गया, तब इस तरह से पूरी तरह से ये बैलेंस हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ब्रोमिनेशन कहलाता है किसका, एनिसोल का ये। तो फिर अब इसमें एक सबसे मेन जो रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अर्थात एनिसोल का जो एल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ एनिसोल के गुण में जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो क्या कहता है। तीसरा रिएक्शन लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट वैज्ञानिक के नाम है, इन्होंने ही इस अभिक्रिया को कराया था, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। Alkylation and acylation of anisole are known as फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। यहाँ दो रिएक्शन है, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। तो यहाँ कहता है कि एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एनिसोल आर नोन एज फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, यानी एनिसोल का जो एल्काइलेशन होता है यानी एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, और एसाइलेशन का मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया यानी एसिड हैलाइड के साथ अभिक्रिया, तो वो दोनों रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। तो ए में हो जाता है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और बी में लिखेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, चूँकि दोनों रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसमें लिख सकते हैं कि जब एनिसोल की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव का ये मतलब हो गया कि जब यहाँ मिथाइल क्लोराइड यानी एल्काइल हैलाइड के साथ जब इसका अभिक्रिया होगा तो जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर फिर यहाँ एल्काइल आ जाएगा और फिर वहाँ पैरा पोजीशन पर फिर एल्काइल ग्रुप वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं OCH3, ये एनिसोल हुआ, इसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं मिथाइल क्लोराइड से करते हैं, यानी एल्काइल हैलाइड हुआ, RX भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ इस पर हो जाएगा आपको CH3 प्लस OCH3, यहाँ पर भी हो जाएगा आपको CH3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपको HCl। इसमें सब में इसी प्रकार का रिएक्शन है कि यहाँ का हाइड्रोजन फिर यहाँ का क्लोरीन HCl चला गया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ का हाइड्रोजन और इसके दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ का क्लोरीन फिर HCl चला गया, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल HCl चला गया, तो ये भी दो मॉलिक्यूल भाग ले रहा है और ये भी दो मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, चूँकि यहाँ दो रिंग है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ मिथाइल ग्रुप आ जाता है, ये पैरा पोजीशन पर आ जाता है, तो ये ऑर्थो मिथाइल एनिसोल हो गया और ये पैरा मिथाइल एनिसोल हो गया। तो ये रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है। और फिर बी हम लिख सकते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें क्या करते हैं एनिसोल की अभिक्रिया CH3COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो फिर वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बनेगा, यहाँ COCH3 और फिर यहाँ पर आपको OCH3 और फिर यहाँ COCH3 और प्लस यहाँ HCl, फिर यहाँ भी दो HCl निकलेगा, ये दो मॉलिक्यूल भाग लेगा और ये दो मॉलिक्यूल भाग लेगा। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। ये एनिसोल हुआ, ये एसिटाइल क्लोराइड है, ये एसिड हैलाइड का एक मेंबर है, एसिटाइल क्लोराइड है ये। तो इसके साथ जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ का क्लोरीन और यहाँ का हाइड्रोजन एक HCl चला गया, फिर इसके दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ का हाइड्रोजन और इसके दूसरे मॉलिक्यूल के यहाँ का क्लोरीन चला गया, दो मॉलिक्यूल HCl। तो जब यहाँ ये निकल जाता है तो ये ग्रुप यहाँ जहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है ये ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, और फिर इसके दूसरे मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है तो वो खाली हो गया, तो ये ग्रुप फिर यहाँ पर आ जाता है। तो ये ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन हो गया और ये पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन हो गया, जिसको हम
नंबरिंग कर करके 1 2 3 4 5 अगर हम 6 कर सकते हैं तो ये 2 मिथॉक्सी एस्टोफिनोन हो जाएगा और वो 4 मिथॉक्सी, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन और ये हो जाएगा आपको 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। या ऑर्थोमिथॉक्सी एस्टोफिनोन और पैरामिथॉक्सी एस्टोफिनोन भी हम उसको कह सकते हैं। अभी क्यों एस्टोफिनोन हुआ, यहाँ कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कीटोन का आईयूपीएच नेम होता है एल्केनोन, तो इस तरह से यहाँ CH3 है तो ये एसीटोफिनोन हो गया। तो ये 2 मिथॉक्सी एस्टोफिनोन कहेंगे या ऑर्थोमिथॉक्सी एस्टोफिनोन, या इसको पैरामिथॉक्सी एस्टोफिनोन या 4 मिथॉक्सी एस्टोफिनोन कहेंगे, इसका कंपाउंड का नाम हो गया। तो ये जो है ये फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, यानी एनिसोल का जो अभिक्रिया होता है एल्काइल हैलाइड के साथ और एसिटाइल हैलाइड के साथ, तो उसको फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें 2 भागों में रिएक्शन है, एक है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें होता क्या है कि जब एनिसोल की अभिक्रिया हम मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ ऑर्थोमिथाइल एस्टोफिनोन और पैरामिथाइल एस्टोफिनोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब हुआ कि एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, और फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होता है तो हमें वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है। तो ये एनिसोल का ये मुख्य रासायनिक अभिक्रिया है ये। और चूंकि ईथर में क्या है कि ईथर एक बहुत ही कम क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए ये बहुत ही कम केमिकल स्पेसीज से अभिक्रिया करता है। तो ये तो एरोमेटिक ईथर का अभिक्रिया हुआ। तो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे एलिफैटिक ईथर बनाने की विधि, है ना। तो उसका जो रासायनिक गुण जो रह गया था उसमें कोई खास रिएक्शन नहीं है। इसमें विशेष करके जो एलिफैटिक जो ईथर है वो विशेष करके आपको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है, वो भी 2 अवस्थाओं में। तो ठंडा और तनु हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब ईथर अभिक्रिया करता है तो वहाँ एल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। एल्काइल हैलाइड का मतलब हुआ कि एल्काइल आयोडाइड, चूँकि HI है तो, और फिर अल्कोहल का निर्माण करता है। और फिर गर्म और शांत के साथ अगर होता है तो वो केवल एल्काइल हैलाइड का ही निर्माण करता है। तो ये विशेष करके उसमें मुख्य रिएक्शन होता है। तो थोड़ा इसमें हम एक वो जान लेते हैं जो एलिफैटिक के केस में होता है। ये तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन था एरोमेटिक ईथर का, यानी कि एनिसोल का। ये सब रिएक्शन फिर आपको यहाँ अगर इथाइल ग्रुप लेते हैं तो इथाइल फिनाइल ईथर में भी हो जाएगा, फिर डाईफिनाइल ईथर में भी होगा, सेम इसी टाइप का रिएक्शन होगा। तो यहाँ HI के साथ जो अभिक्रिया होता है यहाँ ईथर का, HI के साथ विशेष रूप से, तो यहाँ ROR प्लस यहाँ HI लिखते हैं, इसको हम A लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ROH और प्लस RI हो जाएगा। इसी को अगर हम ROR प्लस यहाँ HX लिखते हैं तो यहाँ ROH और प्लस यहाँ RX हो जाएगा। तो इसी RX की जगह पर वहाँ RI है, एल्काइल आयोडाइड है। तो ये जो रिएक्शन होता है वो ठंडा तथा तनु के साथ होता है। कोल्ड एंड डाइल्यूट HI के साथ ही रिएक्शन हुआ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट HI, और B में हो जाएगा विथ हॉट एंड कॉन्क HI। तो यहाँ पर ROR ये ईथर है और यहाँ HI देंगे तो यहाँ सीधे RI यानी कि एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, और फिर यहाँ आपको H2O प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ हम 2 दे सकते हैं। तो ये जो एलिफैटिक ईथर का जो ये मेन रिएक्शन है वो विशेष करके यही होता है एल्काइल हैलाइड के साथ। तो एल्काइल हैलाइड के साथ जो एलिफैटिक ईथर का जो रिएक्शन होता है वो 2 अवस्था में होता है। ये है ठंडा और तनु HI के साथ
जब ईथर अभिक्रिया करता है तो यहाँ अल्काइल अल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड का निर्माण करता है, और फिर ये जो गर्म और शांत के साथ जो होता है, जैसे यहाँ तो हम X लिए हैं आज की जगह पर, तो वही रिएक्शन है। जब गर्म और शांत के साथ होता है तो यहाँ एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, यानी कि एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। फिर R के जगह पर हम मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अगर हम ग्रुप रखते हैं तो फिर इसमें अलग अलग तरह का रिएक्शन ठीक इसी प्रकार से आएगा, जो हम आसानी से उसको लिख सकते हैं और आप सभी इसको लिख सकते हैं अगर ये समझ जाते हैं तो ये ईथर का सभी के सभी रिएक्शन है। और इस तरह से आज यहाँ पर जो 12 का जो 11वां यूनिट है अल्कोहल फिनॉल और ईथर वो खत्म हो जाता है। फिर इसी प्रकार से जो अगला स्टार्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो 12वां यूनिट है। फिर उसमें इतना ही चीज़ पढ़ना है, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी रिएक्शन और उसका क्लासिफिकेशन, फिर कीटोन का जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन है बनाने की विधि है वो, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका अध्ययन हम फिर अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।